देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में शानदार बढ़त। सेंसेक्स 250 अंकों तक चढ़ा। निफ्टी और मिड कैप शेयरों में करीब 1% के साथ हो रहा है कारोबार। इंफ्रा, एफएमसीजी और बैंक शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी। कच्चे तेल में बढ़ी गिरावट। नाइमेक्स पर कच्चा तेल 1.5% गिरकर $48 के नीचे और ब्रेंट पर भाव $56 के करीब। इंडिगो एयरलाइंस की पब्लिक इश्यू लाने की तैयारी। मई में सेबी को दे सकती है अर्जी। आईपीओ से 2500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। और एप्पल के सीईओ टिम कुक ने लिया अपनी सारी संपत्ति दान करने का फैसला। कुक 4800 करोड़ का करेंगे महादान। और अप्रैल सीरीज का ये दूसरा कारोबारी दिन है, लेकिन पहला हफ्ता और हम देख रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। ग्लोबल क्यूज से अच्छा सपोर्ट मिला है, इसीलिए सेंसेक्स में हम करीब 250 अंकों की मजबूती देख रहे हैं। निफ्टी भी 66 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। मिड कैप से बाजारों को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। 109 अंकों की बढ़त पर मिड कैप इंडेक्स नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी भी हरे निशान पर कारोबार कर रहा है और बैंक निफ्टी की इस अच्छी चाल का फायदा बाजारों को सीधा मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर एक नजर डालें तो जाहिर तौर पर ये एडवांसेस के फेवर में है, यानी ज्यादा शेयर्स हैं जो चढ़ रहे हैं और गिरने वाले कम शेयर हैं। कुछ शेयर्स जो बहुत बेहद अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं, उसमें आइडिया सेल्युलर, भारती एयरटेल, बीपीसीएल, एशियन पेंट्स शामिल है। दबाव बाजार में अगर कहीं से आ रहा है तो उसमें टेक महिंद्रा, हिंडाल्को, कीन इंडिया और गेल है, यानी ऑयल एंड गैस जो है यहां से दबाव बाजारों में आ रहा है। लेकिन ओवरऑल सोमवार की सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। बाजारों का मूड अच्छा दिख रहा है और शेयरों पर सलाह देने के लिए मेरे साथ हैं आरके ग्लोबल के राकेश बंसल और जियोजी बीएनपी परिवार के गौरांग शाह। आप दोनों को ही गुड मॉर्निंग। राकेश जी, निफ्टी कैसा दिख रहा है आपको अप्रैल सीरीज में? अभी तक फिलहाल आप क्या स्ट्रैटेजी रख रहे हैं? लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट करेंगे, क्या करने की सलाह दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका। अगर निफ्टी का ट्रेंड देखें तो क्लियरली डाउन है। ये सिर्फ एक पुलबैक रैली और मेरा ऐसा मानना है पुलबैक रैली 2-3 दिन और चल सकती है। अगर किसी को निफ्टी में पोजीशन लेनी है तो मेरा ऐसा मानना है थोड़ा सा वेट करना चाहिए, उछाल पे बेच के चलना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ प्रियंका अगर हम देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ट्रेडिंग का नजरिया रख के अगर हम देखें तो सेंचुरी टेक्सटाइल, टाइटन, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, वर्लपूल, भारत फोर्ज, लुपिन, ये टेक्निकली अच्छे लगते हैं और ऐसा लगता है कि इस पुलबैक रैली में अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनाएं तो एक अच्छा मुनाफा हो सकता है। इस पुलबैक रैली में स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के बाइंग करनी चाहिए। तो चलिए स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनाने की सलाह दे रहे हैं, इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक सवालों को भी अब शामिल करते हैं। देवेश मेहता जी से बात करते हैं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग देवेश, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास ऑरबिंदो फार्मा है। 440 शेयर 1148 के भाव पे मैंने खरीदे थे जी। और दूसरा ये भी जानना था कि और अभी किसमें निवेश कर सकते हैं अभी के टाइम पे? बिल्कुल, चलिए देवेश जी का सवाल मैं गौरांग के पास रखूंगी। गुड मॉर्निंग गौरांग। अभी भी हम देख रहे हैं देवेश जी ऑरबिंदो फार्मा में 76 रुपए के मुनाफे पर बैठे हुए हैं और इस समय इन्हें लग रहा है कि पोटेंशियल है। कौन से शेयर में निवेश करने की सलाह देंगे और ऑरबिंदो फार्मा आपको कैसा दिखता है? प्रियंका, सुप्रभात आपको भी। नजरिया तो बहुत ही सकारात्मक है अरबिंदो फार्मा का और साल 2013 दिवाली के इर्द गिर्द जब हमने यहाँ पर पॉजिटिव कवरेज निकाली थी तो आज तक जो सिलसिला चल रहा है वो बहुत ही बेहतरीन मुनाफे निवेशकों के लिए खड़ी कर रही कंपनी। और नतीजों का अगर हम तुलना करें तो तिमाही दर तिमाही और साल दर साल दोनों ही तरफ से अगर आप देखें तो नतीजे काफी सकारात्मक। और इसी सकारात्मक पहलू को ध्यान में रखते हुए हमारी डिस्क्लोजर ये है कि हमने हमारी कवरेज पॉजिटिव है अब भी इस स्तर पर भी, और हमें लग रहा है कि नए प्रोडक्ट लॉन्चेस को लेकर के और विदेशी कारोबार को लेकर के यहाँ पर योगदान और भी बढ़ सकता है टॉप लाइन और बॉटम लाइन पर। पहले तो इनका जो निवेश है वहां पर ये बने रहे। दूसरा सवाल था इनको कहाँ पर निवेश करना है। अगर फार्मा सेक्टर से हट करके अगर कहीं पर इनको निवेश करना है तो आईटी एक दूसरा बेहतर विकल्प है, जहां पर मझौली कंपनियां हैं जैसे कि टेक महिंद्रा, पर्सनल सिस्टम, माइंडट्री, वहां पर ये निवेश कर सकते हैं। वरना फिर दिग्गजों में ध्यान में रखते हुए इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक जैसी कंपनियां हैं
और ऑटोज में टाटा मोटर्स या मारुति, ये कुछ विकल्प है और जहां पर ध्यान में रख सकते हैं। और अभी अभी आप जिक्र कर रहे थे कच्चे तेल का, तो जो सिलसिला नीचे की तरफ के शुरू हुआ है वापस से जाने का, उसको ध्यान में रखते मेरे ख्याल से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बीपीसीएल एक बेहतर विकल्प है। और अब कुणाल मेहता जुड़ गया हमारे साथ मुंबई से अपने सवाल के साथ। गुड मॉर्निंग मिस्टर मेहता, बताइए किस शेयर पर सलाह चाहते हैं? गुड मॉर्निंग। मेरे पास है अशोक लेलैंड है, जो मैंने 64 पे लिए थे 500 शेयर्स, और HCL इन्फो है जो मैंने लिए थे 180 एट द रेट ऑफ 55। तो मैं ये दोनों पे चाहता हूँ कि मैं लंबी अवधि का निवेशक हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इस पर बताइए कि क्या आपके व्यूज होंगे। HCL इन्फो और अशोक लेलैंड पर कुणाल जी को जवाब चाहिए। गौरांग, कैसी मदद कर सकते हैं आप कुणाल जी की? ये दोनों कंपनियां आपको कैसी दिखती हैं? वेल, अशोक लेलैंड पर प्रियंका मैं यहाँ पर राय दे सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली HCL इन्फो पर हमारी कवरेज नहीं है, तो शायद राकेश भाई यहाँ पर रोशनी डाल सकते हैं तकनीकी रूप में। लेकिन अशोक लेलैंड, पहली बात तो मेरे ख्याल से एक बेहतर टर्नअराउंड स्टोरी है प्रियंका, और जिस तरीके से जमीनी स्तर पर हमें कुछ आसार नजर आ रहे हैं, और ऑफटेक ऑफ हेवी कमर्शियल व्हीकल, मीडियम साइज कमर्शियल व्हीकल और लाइट कमर्शियल व्हीकल, ये तीनों ही श्रेणी में जहां पर अशोक लेलैंड काम करती है, वहां पर आने वाले समय में, क्योंकि महीने दर महीने जो बिक्री के आंकड़े आते हैं, वहां पर एक सकारात्मक रुझान आएगा और उसका योगदान आपको जाहिर है बैलेंस शीट पर आता हुआ दिखेगा। डेट कम करने की कोशिश की है, क्योंकि डेट एक थोड़ा सा चिंतित कारण है बैलेंस शीट पर, लेकिन ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। छोटी अवधि के लिए मेरे ख्याल से जो निवेशक है उनको चिंता करनी चाहिए, लेकिन अगर लंबी अवधि के लिए निवेशित है तो मेरे ख्याल से बने रहे। और ब्याज दरें भी नीचे आना शुरू हो गई है, ये भी मेरे ख्याल से एक सकारात्मक सा रुझान पूरे ऑटो पैक पर लेकर के आता है। सो क्लियरली अशोक लेलैंड होल्ड की सलाह दे रहे हैं गौरांग। और जैसा कि कहा, राकेश जी के पास चलते हैं। कुणाल के पास HCL इन्फोसिस्टम के 180 शेयर है, 55 रुपए इनकी खरीद रही है, फिलहाल इन्हें नुकसान हो रहा है। इसके चार्ट आपको कैसे दिखते हैं, और अगर लंबी अवधि का नजरिया राकेश जी, तो क्या ये सही चॉइस है? नहीं प्रियंका, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल भी मेरा ऐसा मानना है सही चॉइस नहीं है। बेहतर विकल्प मार्केट में उपलब्ध है, जैसे अभी अशोक लेलैंड की बात भी हो रही थी। दूसरी तरफ फ्रंटलाइन स्टॉक्स की तरफ नजर रखनी चाहिए। जिस तरीके से मार्केट में पुल बैक चल रहा है, ये स्टॉक एक पुल बैक मोड में 53-55 तक जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है रैली को यूज करना चाहिए इस स्टॉक से निकलने के लिए। अगर मार्केट में गिरावट बढ़ती है तो ये स्टॉक आउट परफॉर्म नहीं करेगा, मेरे को लगता है गिरावट में पार्टिसिपेट करेगा, रैली पे निकलने की सलाह होगी। और अब सवाल शामिल करते हैं किरण कुमार जी का पुणे से। नमस्ते मिस्टर कुमार, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर सलाह चाहते हैं आप? गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम किरण कुमार है। मेरे पास जेके टायर्स के 1240 शेयर्स हैं एट 143 रुपीज। सो एक्चुअली प्राइस बहुत कम गिर रहा है, तो कंफर्म करना था कि ये होल्ड करूं या फिर लॉसेस बुक करूं। बिल्कुल किरण जी, आपको 46 रुपए 15 पैसे पर शेयर नुकसान हो रहा है। राकेश जी, जेके टायर, इसके चार्ट कैसे दिखते हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे किरण जी को? क्या अब यही समय जब ये निकले यहां से? प्रियंका, इसके चार्ट्स मेरे को पॉजिटिव नहीं लगते हैं। मेरा ऐसा मानना है उछाल पे निकलना चाहिए। जिस तरीके से लॉस बुक करने को भी तैयार है, मेरा ऐसा मानना है अगर किसी भी पुल बैक रैली में अगर ये स्टॉक 125 रुपए तक जाता है तो एक वो अच्छे स्तर होंगे, रैली को यूज करना चाहिए इन स्तरों के आसपास उछाल पे निकलने के लिए। और अगर आप यहां से निकलने की सलाह दे रहे हैं तो कौन से स्टॉक हैं जिनको खरीदने की सलाह देंगे इस समय बाजार का जिस तरह का मूड है उसमें? प्रियंका, मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस समय मार्केट में निवेश करना है तो बड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनानी चाहिए। फार्मा के अंदर सन फार्मा एंड लुपिन अच्छा लगता है, ऑटो इंजीनियरिंग में भारत फोर्ज अच्छा लगता है। बट अगर मैं इनकी जगह हूं तो मैं इस समय कैश पे बैठना चाहूंगा, और ट्रेडिंग के नजरिए से कुछ भी बाइंग करनी हो तो स्टॉप लॉस लगा के बाइंग की जा सकती है। बट अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो मेरा ऐसा मानना है मार्केट में निचले स्तर देखने को मिलेंगे, तब अगर कोई आदमी कैश पे बैठा होगा तो ज्यादा अच्छे प्राइसेस मिलेंगे लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। चलिए, इसी के साथ हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे टाटा मोटर्स, GMR इंफ्रा और स्टेट बैंक ऑफ ट्रैवनकोर के राइट्स इशू खुले हैं। इस दौरान किन शेयरों में सब्सक्राइब करना ठीक होगा आपके लिए, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं अपने मार्केट एक्सपर्ट गौरांग जी के साथ। तो वापस आइए सौदा आपका में जानने के लिए कि राइट्स इशू में कौन सा आपके लिए सही रहेगा।
HUF presents Top Stock of the Hour, made for the top position. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। पिछले हफ्ते टाटा मोटर्स, GMR इंफ्रा और स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर के राइट्स इश्यू खुले हैं। इस दौरान किन शेयरों में सब्सक्राइब करना आपके लिए रहेगा ठीक, इस पर चर्चा करते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट गौरांग शाह से। गौरांग जी, टाटा मोटर्स, GMR और साथ में आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर है। शुरुआत करूंगी टाटा मोटर्स के साथ। 7500 करोड़ का ये इनका इश्यू है, 8 अप्रैल को बंद होने वाला है। रेशियो 18:1 है और टाटा मोटर्स का इश्यू प्राइस है 450, वहीं DVR का 271 रुपए। आपको कैसे दिखते हैं? हालांकि ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस इसको रेकमेंड कर रहे हैं, आप रेकमेंड करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी हाँ, बिल्कुल प्रियंका, और एज ए डिस्क्लोजर टाटा मोटर्स के शेयर्स और DVR पर हमारी पॉजिटिव कवरेज है और मुझे कोई ऐसा कारण नजर नहीं आता कि मैं यहाँ पर निवेश करने की सलाह न दूं। अगर आप जमीनी स्तर पर देखें तो जिस तरीके से नए लॉन्चेस को लेकर के घरेलू कामकाज जो कि ब्रांड टाटा मोटर्स के रूप में वहां पर सुधार होता हुआ नजर आता है और नई असेंबली लाइनअप को लेकर के भी और नए प्लांट को लेकर के भी मेरे ख्याल से काफी उत्साह है इस कंपनी में। इस इश्यू के जरिए जो पूंजी जुटाएगी कंपनी, वो मेरा मानना है या फिर मुझे सुनने में जो आया है वो डेट को मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत पार डाउन करेगी, यानी कि डेट की जो लेवल है, जो स्तर है, वो नीचे लाएंगे और थोड़ा बहुत निवेश ये अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए भी करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप अंतर्राष्ट्रीय कारोबार देखें जो कि JLR के रूप में, जैगवार लैंड रोवर के रूप में, तो वहां पर भी एक नई असेंबली लाइनअप और नए लॉन्चेस को लेकर के मेरे ख्याल से रुझान काफी बेहतर होने की संभावना है। तो ये दोनों ही पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और जिस तरीके का मूल्यांकन है राइट्स इश्यू के दोनों ही शेयर्स और DVRs को लेकर के, वो काफी आकर्षक लगते हैं। किसी का अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो मैं यहाँ पर बिल्कुल राय दूंगा कि आप सब्सक्राइब करें। और अब बात करते हैं ऐसी कंपनी को जिसे लेकर के कई सवाल खड़े हुए हैं, GMR इंफ्रा। खासतौर पर इन पर जिस तरह का कर्ज है, इसको लेकर के, इसके वैल्यूएशन को लेकर के चिंता बनी हुई है। ज्यादा लेगरूम नहीं दिखता है। करंट मार्केट प्राइस अगर 15 रुपए का है तो राइट्स 15.5 रुपए का है तो राइट्स इश्यू में 15 रुपए पर दिया जा रहा है। आपको कैसे दिखती है GMR इंफ्रा? आप देख रहे हैं क्या इसे? आप कैसा मानते हैं निवेश के लिहाज से? प्रियंका, यहाँ पर भी पहले तो डिस्क्लोजर हम देना चाहेंगे कि हमारी कवरेज है यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर और जोड़ने की राय नहीं दे रहे, क्योंकि जैसे आप सही जिक्र कर रहे थे, पहले तो मूल्यांकन को लेकर के, दूसरी तरफ नतीजे को लेकर के और तीसरी तरफ ये ध्यान में रखते हुए कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि एक ट्रेडर्स फेवरेट माना जाता है, ना कि इन्वेस्टर्स पैराडाइज। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए और क्योंकि मूल्यांकन थोड़े ऊपर के तरफ है राइट्स इश्यू के, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास शेयर्स है तो बने रहे, ऊपर के तरफ के दायरे में आप निकल सकते हैं और अगर कंपनी यहाँ पर थोड़े बहुत और डिस्काउंट में लेके आती राइट्स इश्यू तो मेरे ख्याल से थोड़ा आकर्षक और बढ़ जाता, लेकिन इस स्तर पर हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है सक्सेसफुली सेल थ्रू होना राइट्स इश्यू को। तो यहाँ पर अगर शेयर्स है तो बने रहे और न जुड़े। तो आपको क्या सबसे बड़ी दिक्कत दिखती है GMR इंफ्रा के साथ? कर्ज में डूबी हुई है कंपनी, कर्ज ज्यादा दिक्कत दिख रही है, या जिस तरह के नतीजे आए उसके बाद इनके लिए उबरना मुश्किल लग रहा है? चारों तरफ से मेरे ख्याल से संकेत सुधरते हुए नजर नहीं आते। एक तो डेट को लेकर के जो सुनने में आया था कि मेरे ख्याल से कुछ एक एयरपोर्ट्स में अपना हिस्सा बेचने की बात कर रहे हैं और वो जो पूंजी आएगी तो डेट कम करने में लगाएंगे। दूसरी तरफ नतीजों को लेकर के असमंजस स्थिति, तीसरी तरफ ऑर्डर बुक तो है लेकिन एग्जीक्यूशन को लेकर के सवाल या निशान, और चौथा और बहुत ही अहम फाइनेंशियल क्लोजर्स। यहाँ पर मेरे ख्याल से काफी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, मिसाल के तौर पर GMR है, लैंको है, GVK है, उनको काफी, और दूसरी छोटी मझौली कंपनियां हैं, उनको काफी दिक्कतें आती है। और क्योंकि एक ऐसा स्टॉक है जो कि ट्रेडर्स फेवरेट है और ओवरऑल अगर आप देखें तो हर दूसरे या तीसरे निवेशक के पास ये तीनों में से कोई एक कंपनी होगी, या GMR होगा या लैंको होगा या फिर GVK होगा। तो अगर ऊपर के तरफ दायरे बनते भी है प्रियंका, तो वो हमें काफी सीमित लग रहे हैं, क्योंकि हर एक ऊपर के तरफ के पड़ाव में लोग यहां से निकलने की कोशिश करके, इस वजह से हमें लग रहा है कि काफी लंबे समय तक यहां पर रिकवरी मूल्यांकन को लेकर के, शेयर के भाव को लेकर के बहुत जल्द यहां पर आपको परिवर्तन होता हुआ नजर नहीं आएगा। ऑलराइट, अब तीसरा राइट्स इशू आया है स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर का। 400 रुपए पर इसे लेकर आए हैं स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। लेकिन इस बैंक को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आप निवेशकों को सलाह देंगे कि वो बढ़ाएं अपने निवेश को? इसमें आपको जो वैल्यूएशन दिख रहे हैं क्या सही लग रहे हैं?
वेल, मूल्यांकन तो सही लग रहे हैं, लेकिन दिक्कत है तिमाही दर तिमाही और साल दर साल के नतीजे को लेकर के। हालांकि एक सब्सिडरी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, और हम ये मानते हैं कि आने वाले समय में, जैसे हम सुन रहे थे प्रियंका के मर्जर की बात कर रहे हैं, सभी सब्सिडरीज या फिर जो भी अलग अलग एंटिटीज है लिस्टेड स्टेट बैंक की, मिसाल के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, बहुत सारी दूसरी है। अगर ये मर्जर होती है तो मेरे ख्याल से एक बेहतरीन स्ट्रांग एंटिटी खड़ी होगी। लेकिन ये आने वाला समय में बताएगा कि यहाँ पर किस तरीके के कामकाज किए जाते हैं। अगर मैं एक हार्डकोर फैन हूं, यानी कि बहुत ही दिलचस्पी रखता हूं सरकारी बैंक में, और उस सरकारी बैंक में अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उनकी सब्सिडरीज पर मेरा बेहतिया प्यार है, तब जा करके निवेश करें। वरना मेरे ख्याल से विकल्प के रूप में अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में ही निवेश करना है तो एज अ डिस्क्लोजर प्रियंका, हम निजी बैंक्स को ज्यादा तवज्जो देते हैं, जहां पर एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, हालांकि नतीजे नकारात्मक आए थे पिछली तिमाही में, लेकिन हमें लग रहा है कि एक जो बुरा समय था अब वो दूर होता हुआ नजर आता है आईसीआईसीआई बैंक पर, तो उसको चुन सकते हैं, और मौजूदा स्तर से नीचे की तरफ के दायरे काफी कम। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, यस बैंक है, इंडसइंड बैंक है। अगर आप यहां से पूंजी लगाते तो मेरे ख्याल से रिटर्न ऑन कैपिटल साल 1.5 साल के नजरिए से आपको बेहतर मिल सकता है। जी, तो गौरांग, आप ट्रावनकोर के राइट्स इश्यू से दूर रहने की तो सलाह दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई होल्ड करता है स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर को, उनके लिए क्या सलाह होगी? अगर किसी के पास है, ये अभी फिलहाल 430 के आसपास है, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा है जिसमें हम ज्यादा ट्रेडिंग नहीं देखते हैं, लेकिन अगर किसी के पास है तो क्या सलाह देंगे आप उन्हें? जी हाँ, बिल्कुल। वॉल्यूम वाइज अगर आप देखें तो यहाँ पर गतिविधि बहुत ही सीमित नजर आती है प्रियंका। तो जैसे मैं जिक्र कर रहा था, कह रहा आप बहुत बड़े फैन है तो बने रहे ये धारणा में कि शायद आने वाले समय में मर्जर हो और वो मर्जर थोड़ा बहुत वैल्यू अनलॉकिंग करे, अन्यथा बेच करके मेरे ख्याल से निजी बैंक्स में आप ध्यान देते तो बेहतर होगा। या फिर एज अ डिस्क्लोजर अगेन, सरकारी बैंक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर हमारी पॉजिटिव कवरेज है, तो यहां से निकल करके अगर आप स्टेट बैंक पर निवेश करते तो ये भी एक बेहतर विकल्प होगा। चलिए, तो 3 राइट्स इशू है बाजार में, जिसमें से टाटा मोटर और डीवीआर गौरांग को सबसे दिलचस्प लग रहा है। इसी नोट पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक, यानी शेयरों से जुड़े आपके सवालों का जवाब लेकर आएंगे राकेश बंसल और गौरांग शाह मेरे साथ बने हुए हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और सीधा अब बात करते हैं आपके सौदों की। सुमित तिवारी जुड़ गए हमारे साथ अपने सवाल के साथ। नमस्ते सुमित जी, आप भोपाल से बोल रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। बताइए कौन सा शेयर है जिस पर हमारे एक्सपर्ट की सलाह चाहते हैं आप? मैंने टेक महिंद्रा 670 के भाव, तो मैं इसको होल्ड करूं या इसको सेल करूं या और कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करूं? जी, अभी इनको आपको मामूली सा नुकसान जरूर हो रहा है, पर शेयर 39 रुपए के नुकसान पर बैठे हुए हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले ही गौरांग टेक महिंद्रा को बोल रहे थे, होल्ड की सलाह दे रहे थे, लंबी अवधि का अगर नजरिया। राकेश जी, आपको कैसा दिखता है टेक महिंद्रा के चार्ट, और क्या करने की सलाह देंगे? क्या नुकसान को भुगतने का वक्त आ गया, कहीं और निवेश करें या बने रहें इसमें? नहीं प्रियंका, जैसे अभी गौरांग भी बोल रहे थे, लंबी अवधि का अगर नजरिया है तो डेफिनेटली टेक महिंद्रा को होल्ड करना चाहिए। स्टॉक एक करेक्टिव मोड में चल रहा है, बट इस करेक्टिव मोड में भी इसका बड़ा स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इनकी खरीद थोड़ी महंगी है, बट यही एक चीज है। बट मेरे को स्टॉक का स्ट्रक्चर ठीक लगता है। नीचे में 610 से लेकर 625 एक अच्छा बेस है। मेरे को लगता है गिरावट में ये स्तर एक बाइंग के स्तर होंगे, बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर इनकी प्रॉफिट अलाउ करती है, गिरावट में 610 से लेकर 625 के बीच में स्टॉक मिलता है, तो एवरेज करके पोजीशन को होल्ड करें। अगर लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो 725 प्लस के भाव इन्हें 1 से 1.5 साल में क्लियरली देखने को मिल सकते हैं। वाह, यानी दोनों ही हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं टेक महिंद्रा में जो आपको अभी फिलहाल 39 रुपए का नुकसान हो रहा है, उससे घबराइए नहीं, बने रहिए। इनफैक्ट एवरेज करने की भी सलाह दे रहे हैं। वासुदेव जी से बात करते हैं, बंकुरा वेस्ट बंगाल से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। वासुदेव जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास सर? मेरे पास आईटीसी का शेयर है 901। अच्छा, और खरीद का क्या भाव रहा था सर आपका? 260 रुपया। जी, हम देख रहे हैं आपको 64 रुपए 55 पैसे पर शेयर मुनाफा हो रहा है। गौरांग जी, आपके पास आना चाहूंगी, आईटीसी पर क्या सलाह देंगे आप सर? प्रियंका, हमारा पॉजिटिव कवरेज है, ये तो पहले तो डिस्क्लोजर है, लेकिन दूसरी तरफ हाल ही में मेरे ख्याल से बजट में
जिस तरीके से एक्साइज को लेकर के और राज्य स्तर पे वैट को लेकर के तंबाकू और तंबाकू पदार्थों के ऊपर जो कर लगते हैं वो ऊपर के तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से दबाव काफी रह सकता है और बड़ी मात्रा में आईटीसी के बैलेंस शीट पर ये जो बिजनेस है आईटीसी का तंबाकू और तंबाकू पदार्थों का, उसका योगदान आता है। अब हमने दूसरी तरफ ऐसी भी बातें सुनी है कि मैनेजमेंट ये विकल्प ढूंढ रही है कि इस कंपनी का विभाजन किया जाए और जो तंबाकू रिलेटेड जो कारोबार है इनका, उसको अलग एंटिटी में लिस्ट किया जाए ताकि जो नकारात्मक स्थिति है वो पूरे तरह से कंपनी की बैलेंस शीट पर न पड़े और शेयर धारकों को कहीं ना कहीं इसका लाभ हो, चाहे बड़े या छोटे हो। अब ये चीज को ध्यान में रखता हूं और इनका निवेश का स्तर ध्यान में रखता हूं, तो मैं पहले बात तो इनको होल्ड करने की राय दूंगा और खबरों के ऊपर नजर बना करके रखे कि अगर ऐसा कुछ सकारात्मक सा डिसीजन मैनेजमेंट लेती है तो मेरे ख्याल से एक वैल्यू अनलॉकिंग फॉर ऑल दोज बिजनेसेस जो कि सिगरेट के अलावा है आईटीसी के पास, वहां पर रुझान बेहतर हो सकता है। तो क्योंकि इनका निवेश का स्तर नीचे का है और ट्रिगर्स है आने वाले समय में, तो हाल फिलहाल में होल्ड करने की राय दूंगा। आईटीसी होल्ड कर रहे हैं वासुदेव जी। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम शामिल करेंगे कुछ और सवाल और जिसका जवाब देंगे हमारे दोनों ही मार्केट एक्सपर्ट। तो वापस आइए सौदा आपका में हम अभी हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। बात करते हैं संग्राम सिंह जी से, अमरावती से ये जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग मिस्टर सिंह, बताइए किस शेयर पर आप हमारे एक्सपर्ट की सलाह चाहते हैं। हेलो संग्राम सिंह जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप पूछिए कौन सा शेयर है आपके पास जिस पर सलाह चाहते हैं। एसबीआई शेयर है मैडम, 283 का रेट है, 300 शेयर है जी। बैंक ऑफ बड़ौदा है बीओबी, 176 का रेट है, 100 शेयर है। ओके, 100 शेयर 150 के रेट पर। आपका सजेशन चाहिए था कि कितना दिन तक बना रहना चाहिए, टारगेट मिनिमम कितना आएगा 1 ईयर के हिसाब। ओके, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में पूछ रहे थे मिस्टर सिंह, अमरावती से हमारे साथ जुड़े थे। गौरांग, ये काफी दिख रहे हैं, स्टेट बैंक के फैन दिख रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और बैंक ऑफ बड़ौदा भी है इनके पास। आपको कैसे दिखते हैं ये दोनों बैंक, क्या सलाह देंगे आप इन्हें? स्टेट बैंक के अलावा मेरे ख्याल से ये सरकारी बैंक के बड़े ही फैन लगते हैं मुझे, क्योंकि इनका निवेश दोनों ही बैंक पर है और दोनों ही सरकारी बैंक। तो स्टेट बैंक के बारे में तो जब अभी मैं जिक्र कर रहा था प्रियंका, जब हम आपसे बात कर रहे थे स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर के बारे में, एज अ डिस्क्लोजर हमारी पॉजिटिव कवरेज है। 2 लक्ष्य सामने आते हैं, 345 और 365। ये लक्ष्य हमने ये ध्यान में रखते हुए निकाले कि 2 नतीजे आए थे पिछली तिमाही के, वो काफी सकारात्मक, ब्याज दरों का सिलसिला नीचे की तरफ, और आने वाले समय में अगर एनपीएस को लेकर के सकारात्मक सा रुझान आता है और जो प्रोविजनिंग की गई है वो राइट बैक होती है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी कमाई का सिलसिला आपको फिर से शुरू होता हुआ नजर आएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में जो निवेश है इनका, मैं इनको राय दूंगा कि अगर ये यहां से निकल सकते हैं तो एक, अगर बैंकिंग सेक्टर ही आपको पसंद है तो निजी बैंक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। विकल्प के रूप में एक्सिस है, कोटक महिंद्रा बैंक है, यस बैंक है, इंडसइंड बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है। और ये भी राय दूंगा आपके दर्शकों को कि कभी भी अगर आप निवेश करते हैं तो किसी एक क्षेत्र में अपना निवेश नहीं रखना चाहिए, और अगर एक ही क्षेत्र में करना है उसके 2 पहलू है, मिसाल के तौर पर बैंकिंग जहां पर आपके सरकारी बैंक है और निजी बैंक है, तो अपने निवेश को मेरे ख्याल से बराबर से हिस्सेदारी में बांटना चाहिए। ऑलराइट, और अब बढ़ते खबर की तरफ। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज ने ब्रोकर पर आरोप लगाया कि वो अपने क्लाइंट्स का केवाईसी देने में सहयोग नहीं दे रहे हैं। एनएससीएल रिकवरी ग्रुप ने आज अखबारों में विज्ञापन देकर ये आरोप लगाया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने सहयोगी नीरज वाजपेयी से। नीरज जी, क्या है ये पूरा मामला, क्या स्टेटस है अभी? देखिए, ये एनएससीएल एक्शन ग्रुप और तमाम सारे जो ग्रुप्स थे उनसे ये कहा गया था, ब्रोकरों से कहा गया था कि वो अपना केवाईसी फॉर्म भर के दें, जो एनएससीएल की तरफ से एक रिकवरी ग्रुप बनाया गया था जो कि हाई कोर्ट के आदेश पर बना था। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद, 4 सर्कुलर देने के बावजूद केवाईसी पूरा नहीं हो पाया। 13,000 इन्वेस्टरों में से केवल 1938 लोग थे जिनका केवाईसी हो पाया। तो आज एक बहुत बड़ा सा विज्ञापन अखबारों में दिया गया रिकवरी ग्रुप की तरफ से, एनएससीएल की तरफ से, कि जो तमाम कोशिशें हो रही हैं उसके बावजूद केवाईसी नहीं हो पा रहा हो। केवाईसी इसलिए प्रोसेस चाहिए था कि जो रिकवरी होने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा पैसे का, तो उसके लिए बाकायदा जानकारी होनी चाहिए।
उसमें कंटेंशन का पॉइंट एक ये था कि उसमें सोर्स ऑफ फंड भी पूछा गया है। शायद ये एक बड़ी वजह मानी जा रही थी जिसकी वजह से तमाम लोग बच रहे थे कि वो अपना केवाईसी नहीं कर पा रहे थे, और उनका ये अलग अलग तर्क है कि हम पहले दे चुके हैं, अब जरूरत नहीं है। तो ये एक पूरा बहुत ही कंसेंसस मामला बना है, और इसकी वजह से एक बहुत डिस्प्यूट हो गया है, क्योंकि इन्वेस्टर और ब्रोकर्स इसको देना नहीं चाहते और रिकवरी ग्रुप चाहता है कि वो केवाईसी कंप्लीट करे। तो ये एक बड़ा कंटेंशन का मामला बन रहा है। इससे पहले जो दूसरे लोग थे उन्होंने अपने विज्ञापन दिए थे, और आज एनएससीएल की तरफ से विज्ञापन दिया था। तो ये एक मामला फंसता हुआ यहां दिख रहा है, और इसमें तमाम मोतीलाल ओसवाल, निर्मल बंग कमोडिटीज, जियोजित कॉमट्रेड, इनके नाम लिए गए हैं कि ये लोग केवाईसी में सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक और उसमें मुद्दा है कि एक जो एनएससीएल एक्शन ग्रुप है उसके केतन शाह के एक एफिडेविट का कुछ हिस्सा भी छापा गया अखबार में, जिसमें ये आरोप लगा रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल ग्रुप ने उनके साथ क्या बिहेव किया था। खुद केतन शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि मामला क्या था। केतन भाई, पहले तो ये समझाएं कि केवाईसी देने में दिक्कत क्या है। नमस्कार साहब, केवाईसी देने में किसी को कुछ दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है फॉर्मेट से, जो एनएससीएल ने बहुत ही शातिर तरीके से बनाया गया था। उसमें ऐसा बताया गया था कि मनी यू हैव टू रिकवर फ्रॉम डिफॉल्टर्स। ये एक कोशिश थी टू शिफ्ट द ओनर्स फ्रॉम एनएससीएल टू बोरोअर्स, विच वी वर नॉट रेडी फॉर। अंग्रेजी में बोलते हैं लोडेड क्वेश्चन। आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि डू यू स्टिल बीट योर वाइफ, इफ यू आंसर यस और नो, बोथ वेज यू आर इन द रॉन्ग। तो ऐसा जो फॉर्मेट था वो बिल्कुल ही गलत था कि आपको बोरोअर से पैसा कितना लेने का है। बोरोअर से हमको कोई पैसा नहीं लेना है, पैसा हमको एनएससीएल से और ब्रोकर से लेना है। नहीं, जो फॉर्मेट दिक्कत केवाईसी की नहीं है। सभी लोगों ने पहले से केवाईसी ब्रोकर के साथ साइन किया हुआ है, तभी तो ट्रेडिंग करने का उनको राइट मिला है, तभी तो उनको यूसीसी यूनिक क्लाइंट कोड अलॉट किया गया है। और एनएससीएल के पास ये सभी जानकारी पहले से है। ये टालम टोर हो रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उसमें एक पॉइंट ये दिया गया था कि सोर्स ऑफ फंड क्या है ये भी बताएं। क्या ये आपको लगता है कि ये अलग पॉइंट गड़बड़ था? सोर्स ऑफ फंड, इनकम टैक्स की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम ने ऑलरेडी सभी इन्वेस्टरों का सोर्स ऑफ फंड ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट किया हुआ है। तो अगर सब कुछ इतना व्हाइट में है, व्हाइट का पैसा लगा है, मेरी बुक्स खुली है, कभी भी आके एनएससीएल वाले आके चेक करके देख सकते हैं। एग्री। ये बताइए पहले पैसा कहाँ है? बिल्कुल सही, पॉइंट आपका सही है। अगर के लिए केतन भाई, अगर सब कुछ इतना व्हाइट है, अगर सब कुछ इतना व्हाइट है तो दोबारा से पूरी इन्फॉर्मेशन देने में दिक्कत क्या है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे फॉर्मेट में ली जाए, फॉर्मेट वो नक्की नहीं करेंगे, फॉर्मेट मिलजुल के नक्की करें या कोर्ट नक्की करें। इसीलिए तो कोर्ट में उसमें स्टेटस को दिया गया। ओके, अच्छा, एक जो आपने एक एफिडेविट दिया, बराबर समझिए, दिक्कत हमें फॉर्मेट से है, इन्फॉर्मेशन देने से नहीं है। ठीक है, चलिए। एक आपका दूसरा, सॉरी लेट मी फिनिश। ये जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो एफिडेविट फॉर्मेट में ले रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप एफिडेविट क्यों ले रहे हो अगर आपको उसमें कोर्ट में यूज नहीं करना है? तो मतलब आपकी पहले से साजिश है कि इन्वेस्टरों के पास कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिया जाए और फिर उसको मिसयूज किया जाए इन्वेस्टरों को फाइट करने के लिए। ये गंदी साजिश है एनएससीएल और एफटीआईएल और जिग्नेश शाह। चलिए, एक ये बताइए मुझे कि जो आपका एक एफिडेविट छपा है विज्ञापन में, जिसमें आपने आरोप लगाया कि मोतीलाल ओसवाल ने आपसे जो बहुत सारे जानकारी ली, आपका पैन कार्ड लिया और आपके नाम पे एक अकाउंट चलाया, कुछ वो क्या है, समझाइए। मोतीलाल ओसवाल ने चेंज किया है, ऐसा मैंने स्टेटमेंट में लिखा है। ओके, विच इज करेक्ट। लेकिन आप सोचिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टेक्स्टोमी। किसी चीज को सिलेक्टिवली कोट करना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कैसे? किसी चीज को सिलेक्टिवली कोट करना। कैसे उन्होंने सिलेक्टिवली कोट किया? एनएससीएल एफटीआईएल के सामने काफी कुछ लिखा है। मैंने ये भी लिखा है कि जिग्नेश शाह ने आके बोला था कि 20% लो, हमारे सामने सब क्रिमिनल केस, सिविल केस हटा लो। वो तो छापते नहीं है। जो सिलेक्टिवली एफटीआईएल को, एनएससीएल को सूट है वो उठा के लोग छाप देते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आपका एफिडेविट है उसमें से कुछ सिलेक्टेड जानकारी दी गई है, लेकिन अगर पूरा एफिडेविट पढ़े तो आपने ऐसा नहीं लिखा। छापो, अगर ताकत है, मैं चैलेंज करता हूं एनएससीएल को, एफटीआईएल को, जिग्नेश शाह को, अगर उसमें दम है तो मेरा पूरा एफिडेविट छाप दे। ओके, तो पूरा एफिडेविट आप कहने छाप रहे हो, उसमें आपने लिखा। तो आपका बेसिक आरोप मोतीलाल जी पे क्या है? मोतीलाल कॉमट्रेड पे, मोतीलाल जी पे है कि फॉल्स एश्योरेंस ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टॉक्स, उन्होंने लेजर मैनिपुलेट किया है आफ्टर द स्कैम। लेकिन ये जो मोतीलाल जी हैं, ही इज नॉट द मास्टरमाइंड ऑफ द स्कैम, ही इज जस्ट सेलिंग अ पॉन्जी स्कीम। मास्टरमाइंड तो जिग्नेश शाह है। ओके, चलिए, तो ये पॉइंट आपने रखा कि पूरा एफिडेविट एक बार देखा जाए। कोशिश करेंगे हम पूरा एफिडेविट हमें मिले और उसको पढ़ के फिर हम आगे उसमें देखें कि क्या क्या बातें उसमें लिखी और क्या उन्होंने छापा है। जिसको भी चाहिए, आई एम रेडी टू ईमेल माय फुल एफिडेविट व्हिच आई हैव बीन बिफोर ईओडब्ल्यू यूनिट। ओके, तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर आप वो शेयर कर सके तो हम लोग भी इसमें देखें कि क्या चीज सेलेक्टिवली छापी गई, क्या गड़बड़ किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया केतन भाई। दूसरा, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ये दिया जाता है कि पैसा तो डिफॉल्टर से गया है, डिफॉल्टर से लो, लेकिन पैसा डिफॉल्टर को दिया किसने? जिग्नेश शाह ने दिया है। एनके प्रोटीन, आस्था जगरनॉट ग्रुप,
जो कि बड़े बड़े डिफॉल्टर्स हैं, उनको तो जिग्नेश शाह ने पर्सनल कॉर्पोरेट गारंटी दी है। ओके, इसलिए इनके घनिष्ठ संबंध रहे हैं ये चोरों के साथ, जो 23 चोर हैं। नहीं, आप देखिए केतन भाई सुनिए, आप मामला अब ईओडब्ल्यू की तरफ मामला गया है, एमपीआईडी कोर्ट में है, प्रॉपर्टी सीज हुई, तो मतलब आप कहीं ना कहीं जो है ईओडब्ल्यू के ऊपर भी आप ये कह रहे हैं कि वहां से ढिलाई दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने एक बहुत ही स्ट्रांग लेटर लिखा है जॉइंट सीपी क्राइम को लास्ट वीक। ओके, ईओडब्ल्यू ने बहुत ही शॉर्टी इन्वेस्टिगेशन किया है, जो चाहिए वो हिसाब से इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं है। आई एम प्लानिंग टू फाइल अ रिट इन मुंबई हाई कोर्ट विद इन अ वीक challenging the investigation of EOW and I will drag EOW to court for the shoddy investigation। चलिए, ये एक नया पॉइंट, पुलिस में जो अभी भी जिग्नेश शाह की मदद कर रहे हैं। MCX का मामला देखिए, जहां 1000 करोड़ रुपया FTIL ने मार दिया है MCX में से, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आज तक मुंबई कमिश्नर राकेश मारिया हमारी FIR नहीं ले, तो बिल्कुल उनको रियायत दी जा रही है FTIL और जिग्नेश शाह। ओके, परफेक्ट। केतन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शेयर किया। और एक नया पॉइंट यहाँ निकल के आ रहा है कि आरोप है ये एक्शन ग्रुप का कि ईओडब्ल्यू की जांच ठीक से नहीं चल रही है। इस पे भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये भी मुद्दा कहीं न कहीं सामने आएगा ही आएगा, क्योंकि अब ये मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। सभी पार्टियों की तरफ से एक तरीके से कहें तो फ्री फॉर ऑल चल रहा है, जो जिसकी जहां मर्जी आ रही है वो अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर रहा है, फैक्ट्स के साथ नहीं रहना चाहता। प्रियंका, शुक्रिया नीरज जी इस पूरे अपडेट के लिए। जाहिर तौर पर अभी कई परतें हैं जिसे खुलना बाकी है और इस पर सभी की नजर टिकी रहेंगी, लेकिन फिलहाल सौदा आपका में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जोड़ेंगे अपने दर्शकों को, शेयरों से जुड़े उनके सवालों के जवाब देंगे हमारे दोनों मार्केट एक्सपर्ट। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। गोविंद सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड से अपने सवाल के साथ। गुड मॉर्निंग मिस्टर सिंह, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास जिस पर हमारे एक्सपर्ट की सलाह चाहते हैं आप? मॉर्निंग मिस्टर सिंह, आपको मेरी आवाज आ रही है तो पूछिए अपने शेयर के बारे में। गुड मॉर्निंग, मैं आरकॉम के बारे में पूछना चाह रहा था। हाँ, कितने शेयर हैं, किस भाव पर खरीदा आपने? 68 पे 100 शेयर। ऑल राइट, रिलायंस कम्युनिकेशन पर है इनका सवाल और हम ये रखते हैं राकेश जी के सामने। राकेश जी, रिलायंस कम्युनिकेशन के चार्ट आपको कैसे दिखते हैं? 8 रुपए 40 पैसे के नुकसान पर बैठे हुए हैं सिंह साहब। देखिए प्रियंका, अगर इस खराब मार्केट के अंदर कहीं कहीं अच्छी स्ट्रेंथ दिखती है तो वो टेलीकॉम में, और टेलीकॉम में जो ये स्ट्रेंथ है वो आइडिया और भारती पे लिमिटेड है। आरकॉम अभी भी सेल ऑन रैली वाला स्टॉक है। मेरा ऐसा मानना है इन स्तरों पर या उछाल पर आइडिया या भारती में स्विच करें। अगर मैं इनकी जगह होता तो इन स्तरों पर आरकॉम को बेचता, उस पैसे से आइडिया को खरीदता। मेरे को ऐसा लगता है अगर आइडिया में अगर स्विच करते हैं तो ना सिर्फ नुकसान की भरपाई जल्दी कर पाएंगे और प्लस एक अच्छा मुनाफा भी देखने को मिलेगा। ओम डब्बावार जी से बात करते हैं, यवतमाल से ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग ओम जी, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर सलाह चाहते हैं आप? हाँ मैडम, मेरे पास, मुझे आपकी आवाज क्लियरली आ रही है। मेरे पास में इंडिया सीमेंट के 99 के भाव से 100 शेयर है और पटेल इंजीनियरिंग के 99 रुपीज से 100 शेयर है। तो अभी क्या करना चाहिए? ऑल राइट, पटेल इंजीनियरिंग और इंडिया सीमेंट ये दो इनके होल्ड करते हैं, दोनों में ही नुकसान हो रहा है। राकेश जी, कैसे दिखते हैं इन दोनों ही कंपनियों के चार्ट? क्या सलाह देना चाहेंगे आप इसमें? प्रियंका, दोनों का ही स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है। अगर इंडिया सीमेंट की बात करें तो क्लियरली सेल ऑन रैली वाला स्टॉक है, बट मेरा ऐसा मानना है इस स्टॉक को रैली पे बेचने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, अपनी खरीद के आसपास ही इस स्टॉक को बेचना चाहिए। बट दूसरी तरफ पटेल इंजीनियरिंग का अगर हम चार्ट देखें तो काफी वीक है, सेल ऑन रैली वाला स्टॉक है और इसमें मेरा ऐसा मानना है कि अपनी खरीद की वेट नहीं करनी चाहिए, थोड़ा बहुत नुकसान लेके इस स्टॉक से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और अब औरंगाबाद से मकरंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर मकरंद, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर सलाह चाहते हैं आप? हेलो जी मिस्टर मकरंद, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? इनसे हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन इनका सवाल हम तक पहुंच चुका था। ये जानना चाहते हैं कि टाटा स्टील में क्या होना चाहिए इनका अगला कदम। 200 शेयर है, 435 रुपए इनकी खरीद हुई है, फिलहाल 119 रुपए पर शेयर नुकसान पर बैठे हुए हैं। गौरांग जी, टाटा स्टील कैसी दिखती है आपको ये कंपनी?
प्रियंका, हमने एज अ डिस्क्लोजर बिकवाली की राय दी है टाटा स्टील में, और अगर पूरे धातु क्षेत्र में कहीं पर हमारी कवरेज पॉजिटिव है तो वो हिंडाल्को में है, और वो भी मेरे ख्याल से जो कवरेज है हमारी करीबन 1.5-2 साल का नजरिया है। तो एक तरफ जहां पर सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर की तरफ के दायरे बना रहा था, मैं 10 दिन की बात नहीं कर रहा, दूसरी तरफ टाटा स्टील जैसा स्टॉक जो कि अपने 92 हफ्ते के निचले स्तर को छू करके थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो रहा है। अब जमीनी स्तर पर ऐसा कोई आसार नजर नहीं आता कि मैं यहाँ पर बने रहने की राय दूं। अगर ये इस तरह का नुकसान नहीं भुगत सकते हैं तो उछाल पर बेचे। आईटी, फार्मा, ऑटो, सीमेंट, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एफएमसीजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, काफी कुछ क्षेत्र है जहां पर ये अगर निवेश करते हैं और अगर साल 1.5 साल का नजरिया रखते हैं तो जो नुकसान हो रहा है उसकी कुछ सीमा तक मेरे ख्याल से भरपाई हो सकती है। लेकिन टाटा स्टील में भरपाई बहुत जल्द हो ऐसे आसार मुझे नहीं लगते। शुक्रिया गौरांग जी। इसी के साथ हमारे दर्शकों के इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। आज के लिए कोई डिस्क्लोजर सर? बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रियंका। जो भी सेक्टर्स और स्टॉक्स के बारे में हमने आज बातचीत की और हमने हमारी राय आपके सामने रखी है, वहां पर मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन यही राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। तो गौरांग जी से हम यहीं इजाजत लेते हैं। सौदा आपका में इसी के साथ वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम कुछ और सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। वापस टेलीकॉम कंपनियों ने बढ़ चढ़कर बोलियां लगाकर स्पेक्ट्रम तो खरीद लिया है, मगर इससे उन पर बोझ बढ़ गया है। ऐसे में इस स्थिति से निपटने के लिए उनकी क्या योजना है, क्या रणनीति है, जानने के लिए आइडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हिमांशु कपानिया से बात की हमारे संवाददाता वरुण दुबे ने। देश के सबसे बड़े स्पेक्ट्रम ऑक्शन के आउटकम और अपनी आगे की रणनीति के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है एक ऐसी कंपनी जिसने इस स्पेक्ट्रम ऑक्शन में सबसे ज्यादा बोलियां लगाई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आइडिया सेल्यूलर की, और इस कंपनी के एमडी मिस्टर हिमांशु कपानिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपानिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पे। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम सब जानते हैं कि आपके लिए स्पेक्ट्रम रिन्यूअल काफी अहम था, लेकिन 30,000 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए। क्या ये रीजनेबल है या फिर उम्मीद से ज्यादा खर्चा हो चुका है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अब लगभग लास्ट 1 ईयर से मार्केट में काफी स्पेकुलेशन चल रही थी हमारे स्पेक्ट्रम रिन्यूअल को लेके, मगर अब हम वी आर एज ए कंपनी वेरी हैप्पी कि अब हम अगले 20 साल के लिए हमने कंपनी ने अपने और सारे स्पेक्ट्रम जो इन यूज स्पेक्ट्रम है उसको रिन्यू कर लिया है। तो टोटल स्पेक्ट्रम जो कंपनी ने इस ऑक्शन में अक्वायर किया सब्जेक्ट टू फाइनल सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल इज 79.4 मेगाहर्ट्ज। इसमें से हमने 54 मेगाहर्ट्ज ऑफ 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम अक्वायर किया है। तो हमारी ऑल 9 सर्कल्स जो हमारी लीडरशिप मार्केट है, जो 73% ऑफ आवर रेवेन्यू करंटली कंट्रीब्यूट करती हैं, इनमें अगले 20 साल के लिए कंपनी ने रिन्यू कर दिया है सर्विसेज, एंड द सर्विसेज विल कंटिन्यू। एज यू आर अवेयर, हमारा आइडिया सेल्यूलर हैज 155 मिलियन सब्सक्राइबर्स, आउट ऑफ विच 106 मिलियन सब्सक्राइबर्स की कंटिन्यूड सर्विसेज हैज बीन इंश्योर्ड थ्रू दिस स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम प्लस 2014 का स्पेक्ट्रम को मिला के अब आइडिया के पास 270.7 मेगाहर्ट्ज ऑफ स्पेक्ट्रम है। इसमें से ऑलमोस्ट 16 सर्विस एरिया आउट ऑफ 22 सर्विस एरिया में हमने स्पेक्ट्रम अक्वायर किया है थ्रू स्पेक्ट्रम ऑक्शंस, एंड ये अब 20 साल के लिए अब हमें कोई फिक्र नहीं है रिन्यूअल के लिए। नो डाउट आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि क्या हमने ज्यादा एक्सपेंडिचर किया है। आई थिंक दैट इज ए मैटर ऑफ डिटेल ऑफ डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन। द डिजाइन ऑफ द ऑक्शन वाज सच दैट all telecom operators could bid for in-use spectrum, and we had to make sure that our existing customers do not suffer on account of not being able to renew. तो ये तो हमें हमारी requirement थी, and that is why we have renewed the spectrum, but we concentrated on renewal of spectrum. सर, अब सबसे बड़ी बात है कि इस कॉस्ट की रिकवरी आप कैसे करेंगे? आप सही कह रहे हैं। तो मैं आपको आंकड़ा देना चाहूंगा।
30,100 करोड़ का टोटल खर्चा हुआ है। जो कंपनी क्या करने वाली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंस्टॉलमेंट स्कीम ऑफर किया है, जिसमें से अपफ्रंट पेमेंट फॉर 900 मेगाहर्ट्ज 25%, फॉर 1800-2100 मेगाहर्ट्ज 33%। तो हमें कंपनी को अपफ्रंट लगभग 7,700 करोड़ रुपया देना पड़ेगा और रिमेनिंग 2 साल का मॉरिटोरियम है और अप्रैल 2018 से हमें इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, जिसमें नॉट ओनली इंस्टॉलमेंट बट इंटरेस्ट पेमेंट होगा। सो आफ्टर दिस अपफ्रंट पेमेंट ऑफ 7,700 नेक्स्ट 3 साल के लिए कंपनी को कुछ पेमेंट नहीं देना है। तो हमारे साथ ये खास बातचीत कर रहे थे आइडिया सेल्युलर के मैनेजिंग डायरेक्टर हिमांशु खपानिया, बताते हुए कि नए स्पेक्ट्रम के सहारे अब कंपनी पूरे जोर से अपने हर कस्टमर तक पहुंचने की कोशिश करेगी, सर्विसेज को बढ़ाने की कोशिश करेगी। और इसी के साथ सौदा आपका में आज इतना ही। मुझे यहीं इजाजत दीजिए, नमस्कार। ब्रेक के बाद हम हाजिर रहने वाले हैं कमोडिटी राउंड अप के साथ।